हेलो एवरीवन। मैं हूं विनय मिश्रा और आपके लिए लेके आया हूं द नेशनलिज्म इन यूरोप का लेक्चर नंबर 4। तो आप लोग अब तक अगर तीनों लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 नहीं देखा है तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो तीनों लेक्चर्स को देखें। तो इससे आपको इस चीज़ों को कनेक्ट करने में, रिलेट करने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। हालांकि इस लेक्चर को देखिए, और मैं पिछले 6-7 वर्षों से, 8 वर्षों से लगातार ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने उसमें देखा है कि जो जो बच्चों को प्रॉब्लम्स होते हैं जिन जिन चीज़ों में, उन सारे चीज़ों का मैंने काफ़ी अच्छे से आपके लिए नोट्स और कंटेंट बना रखा है। काफ़ी मैंने मेहनत किया है जिसका कि बेनिफिट उन सारे बच्चों को मिला है। और सारे बच्चों को लगभग 97, 98 और 99 मार्क्स भी एसएसटी में आसानी से आते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो निश्चित रूप से हेल्प करेगा। तो मैं आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं कि आज आपके लिए मैं क्या क्या लाया हूँ और उस पर थोड़ी सी हम लोग बात करते हैं। तो आइए, आज हमारा जो टॉपिक है इसमें एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो पहला वाला है ये आपको एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये कि आपसे पूछा जाएगा कि यूरोप में नेशन स्टेट कब नहीं था। तो ये बिल्कुल मिड 18th सेंचुरी में वहाँ पर नेशन स्टेट नहीं था। तो एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है क्लासेस में कि जो सेंचुरी है उसमें भी डाउट होता है। तो आइए मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि सेंचुरी का कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि मोस्ट ऑफ दी, क्या मैं तो कहता हूँ कि ऑफलाइन में लगभग सारे बच्चों को, अब तक जो मैंने 4-5 हज़ार बच्चों को पढ़ाया है, तो उनको ये बिल्कुल पता नहीं था कि सेंचुरी, 18th सेंचुरी मतलब कौन सा डेट को माने हम। तो इसमें ध्यान रखेंगे जिस भी सेंचुरी की बात होगी आप उससे एक कम कर देंगे। एक कम कर देंगे दैट मीन्स ये क्या बात करेगा, 1700 से 1799 को हम लोग 18th सेंचुरी कहते हैं। इसका मतलब है, जैसे आप देखेंगे कि हम लोग अभी हैं किस में, 21st सेंचुरी में, जबकि हमारा जो ईयर है वो शुरू होता है किससे, 20 से एंड 25। जबकि अगर ये 21st सेंचुरी होता तो क्या होता, 20 ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जिस भी सेंचुरी की बात होगी उससे आप एक कम कर देंगे और फिर वो ईयर आपको मिल जाएगा। तो आइए इसमें देखेंगे कि जो अगर आपसे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में कि नेशन स्टेट यूरोप में कब नहीं था, तो मिड 18th सेंचुरी में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। अब यहाँ आप सवाल करेंगे कि सर नेशन स्टेट क्या है, तो इसके लिए आपको पहले वाला वीडियोज देखना पड़ेगा। उसमें पूरी तरीके से मैंने नेशन स्टेट को बिल्कुल ऐसे ही पूरे तरीके से डिफाइन कर रखा है, पूरे अच्छे तरीके से। तो आइए इसमें देखेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हु वर अरिस्टोक्रेट। आपसे ऐसे क्वेश्चंस 2 और 3 मार्क्स में आ सकता है। हु वेयर अरिस्टोक्रेट्स, अरिस्टोक्रेट कौन था। अब ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 और 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपके लिए लिख पाना मुश्किल होगा और एनसीईआरटी से पॉइंट्स को निकाल पाना ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा आपके लिए। इसलिए मैंने इसको बहुत मेहनत करने के बाद बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरी तरीके से डिफाइन कर दिया है। तो पहला पॉइंट में देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, इट वॉज द एलाइट एंड द वेल्दी क्लास। तो सिंपल सी बात है, दोनों का मतलब ही होता है रिच। जो अमीर लोग हैं वही कहलाते थे अरिस्टोक्रेट्स। तो ये अमीर लोग, थोड़ा सा अगर हम लोग 9th का रिवीजन कर लें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रिगार्डिंग, फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं, रिवॉल्यूशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। तो अगर फ्रेंच सोसाइटी की बात करते हैं तो वहाँ देखे होंगे कि फ्रेंच सोसाइटी जो था वो स्टेट में आपको डिवाइडेड था, आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा होगा। तो ये जो दोनों थे, क्लर्जी और नोबलिटी थे, और ये टोटल आपको 90% एसेट्स इनके पास होता था, और जबकि इनका पॉपुलेशन 10% ही पॉपुलेशन था पूरे पॉपुलेशन का। तो ये जो 10% पॉपुलेशन है जो कि काफ़ी रिच थे, इसी को अलाइट एंड वेल्दी क्लास बोला गया है। अब इनका खास बात देखेंगे, क्या ये जो पावरफुल था, ये जो डोमिनेंट था पूरे यूरोप में, क्यों डोमिनेंट था सोशली एंड पॉलिटिकली। इसलिए सिर्फ कि क्या इसके पास एसेट बहुत ज़्यादा था, अमीर थे। एक रीज़न तो है कि जो पैसे वाले लोग होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, उसके पास पावर होते हैं, लेकिन सिर्फ वो रीज़न नहीं था। रीज़न क्या था कि ये लोग क्या करते थे कि आप देखेंगे एक टर्म यहाँ पर, सोशली एंड पॉलिटिकली। तो आप सोशली देखेंगे तो यहाँ पर सोशली का मतलब क्या हो गया कि ये लोग आपस में यूनाइटेड थे बाय कॉमन वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ एक चीज देखेंगे, सोशली और पॉलिटिकली, मैं दोनों थोड़ा डिफाइन कर देता हूँ। सोशली मतलब क्या हुआ कि सोसाइटी में ये लोग आपस में काफी कनेक्टेड थे,
एक दूसरे से, जो सारे जो अरिस्टोक्रेट थे वो आपस में एक दूसरे से फ्रेंडशिप कर रखे थे, दोस्ती कर रखे थे, जिसके वजह से सोसाइटी में काफ़ी मजबूती थी। और जब दोस्ती थी तो ये लोग क्या हो गया, धीरे धीरे जितने भी पावरफुल वाले पोस्ट होते हैं, सारे पावरफुल पोस्ट पे यही लोग बैठे हुए थे। उस जमाने के हिसाब से जो भी पावरफुल पोस्ट होते थे उस पे यही लोग बैठे थे। और सोशली कॉमन वे ऑफ लाइफ, अब इनकी दोस्ती कैसी होती थी, तो आप नॉर्मली देखेंगे कि जो BMW पे चढ़ने वाले लोग होते हैं उनकी दोस्ती BMW वाले से होते हैं। छोड़िए इस एग्जाम्पल को, आप इससे समझिए, जैसे क्रिकेटर, फिल्म स्टार्स, इन लोगों को देखेंगे आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती होती है, एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है। जितने भी सेलिब्रिटीज़ होते हैं, जो बिजनेसमैन किसी भी शहर का होगा उसका आपस में दोस्ती होगा। आप देखेंगे कि जनरली हमारे सोसाइटी में भी जो लोग होते हैं, जितने रिच मैन होते हैं, सब आपस में यूनाइटेड होते हैं, क्योंकि दोनों का कॉमन वे ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक मैच करता है। तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना और दोस्ती करना उन लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि मूवीज़ वगैरह में भी डायलॉग देखेंगे कि रॉयल ब्लड का रिलेशन रॉयल ब्लड के साथ होना चाहिए। कुछ ऐसे ही पॉलिसी के साथ ये लोग भी थे। तो जब दोस्ती हो जाती थी तो ये लोग क्या करते थे कि ये लोग आपस में कनेक्टेड हो जाते थे बाय टाइज ऑफ मैरिज। अब क्या करते थे कि दोस्ती को रिश्तेदार में कन्वर्ट कर लेते थे, अपने बेटे का शादी उसके घर में, उसके बेटी की शादी अपने घर में, इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये लोग क्या करते थे, रिश्तेदार बन जाते थे। और जब रिश्तेदार बन जाएंगे, अगर किसी एक एरिया का जो रिच मैन है, अगर उसके अगेंस्ट में पीजेंट्स अगर किसी भी तरीके से प्रोटेस्ट करे, उनसे फाइट करना चाहे, तो उसके लिए मुश्किल होता था, क्योंकि फिर दूसरे एरिया का जो रिच मैन था, जो अरिस्टोक्रेट थे, वो इससे कनेक्टेड होते थे, इसकी मदद के लिए हमेशा तैयार हो जाते थे, हर तरीके से मदद करने को तैयार हो जाते थे। क्योंकि आगे देखेंगे आप कि जो लास्ट वीडियोज़ में अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि ये लोग क्या करते थे, जो फ्यूडल सिस्टम था ना, तो उसमें लोगों को ज़मीन वगैरह देता था और उनसे ये कहा जाता था कि जब भी उनको आर्म फोर्सेस के तौर पर उनकी ज़रूरत होगी तो उनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। तो ये जो अरिस्टोक्रेट होते थे, इसी के खेतों में लोग काम करते थे, इसलिए अगर आप इसे फाइट करेंगे तो ये कहेगा कि आप आकर के मेरे साथ एज ए आर्मी के तौर पर फाइट करो, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपसे लैंड वापस ले लेगा। इसलिए ये लोग अब दूसरे जगह आप सोचेंगे कि यहाँ पर हम प्रोटेस्ट कर भी लेते हैं, यहाँ का अगर हमें जो अरिस्टोक्रेट अगर कोई जॉब ना दे, खेत ना दे खेती करने के लिए, तो हम दूसरे जगह चले जाएं। बट दूसरे एरिया में भी जाएंगे तो वहाँ का भी जो रिच मैन होगा, अरिस्टोक्रेट, जो लैंड लॉर्ड्स, अगेन वो इसी का रिलेटिव्स है। मतलब वहाँ पर भी आपको लैंड कल्टीवेट करने के लिए नहीं मिलने वाला है, आपको रहने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो इसका मतलब है कि आप उनसे किसी भी तरीके से फाइट नहीं कर सकते थे। अब अगला चीज देखेंगे कि दे स्पोक फ्रेंच, ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे। किस पर्पज से, तो डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी एक तरह से कह लीजिए आपकी रूल करने के लिए ये लोग फ्रेंच का यूज करते थे, क्योंकि जो फ्रेंच था ना, ये रिच की लैंग्वेज थी, जो अमीर लोग होते थे उनकी लैंग्वेज है ये। जैसे आज देखेंगे इंडिया में जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये रिच का लैंग्वेज है, इसीलिए। और नॉर्मली आप देखेंगे कि जो इंग्लिश बोलने वाले लोग होते हैं उसका फाइनेंशियल कंडीशन इंडिया में भी काफ़ी अच्छा है, तो यहाँ भी इन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा होता था, तो ये लोग रिच मैन होते थे। और इसलिए फ्रेंच भी बोलते थे, क्योंकि फ्रेंच बोलने के लिए आपको फ्रेंच सीखना पड़ता है, इसके लिए प्रॉपर पढ़ाई करने की ज़रूरत थी। और पढ़ेगा कौन, तो जो रिच मैन का, चूँकि पीजेंट्स के जो बच्चे होते थे वो तो रीजनल लैंग्वेज बोलते थे। और दूसरी चीज़ कि उनको अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में फार्म में जाकर के काम करना पड़ता था, इसलिए उसके पास पढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं होती थी, ना ही उसके पास टाइम होता था। तो अब ऐसे कंडीशन में डिप्लोमेसी में फ्रेंच लैंग्वेज हेल्पफुल कैसे हो जाता था इसके लिए, क्योंकि अब जो फ्रेंच था, अगर किसी भी चीज़ को इन्होंने कोई रूल एंड रेगुलेशंस बनाया है, उसमें टोटल चीज़ जो डिफाइन था वो फ्रेंच लैंग्वेज में डिफाइंड था। अब उस लैंग्वेज को ना तो आप समझ पाएंगे, इसलिए आप वहाँ के रूल को भी नहीं समझ पाएंगे, और उनके द्वारा लिए जाने वाले एक्शंस को भी आप नहीं समझ पाएंगे, जिससे उनके लिए आपको एक्सप्लॉइट करना काफ़ी आसान हो जाता था, और वो आपको एक्सप्लॉइट करते थे पीजेंट्स को। तो ये सारी चीज़ें थी इनके साथ, अरिस्टोक्रेट्स के साथ। इसलिए अगर आपके एग्जाम में 2 या 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं, मे बी 5 मार्क्स में भी दिया जा सकता है, तो आप आराम से इन चारों पॉइंट्स को लिख देंगे और आपको पूरी मार्क्स मिलेगा। अब दूसरी तरफ है कि सर हु वर द पीजेंट्स, आगे भी क्वेश्चंस बना देते हैं। ये क्वेश्चंस भी हमारे 2, 3 एंड 5 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ भी सेम क्वेश्चंस बना लेंगे कि हु वर पीजेंट्स। तो पीजेंट्स कुछ नहीं, एक एग्रीकल्चरल फार्मर था, और इसके पास लैंड का बहुत छोटा टुकड़ा होता था, और ऑनरशिप भी इसके पास ना के बराबर होता था। तो आप जब यहाँ पर देखेंगे तो 2 टर्म्स आते हैं जो कि नॉर्मली बच्चों को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, कि एक तो पीजेंट्स होता है और दूसरा आपको फार्मर होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, तो जो पीजेंट्स होते हैं ये लैंड ऑन रेंट, लैंड ऑन रेंट, तो ये जो लैंड लेते थे ये रेंट पर लेते थे। जबकि जो फार्मर होता है इसको क्या होता है, ऑन लैंड, इसके पास अपना लैंड होता है। इसलिए आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग
रखते हैं क्या चीज़, अपना फार्म हाउस। तो फार्म हाउस का मतलब क्या हुआ कि फार्म मतलब खेत, और उसमें वो अपना घर बना लेते थे। तो जनरली जो फार्मर होते हैं जिसके पास अपना फार्म हो, और फार्म का मतलब क्या होता है, लैंड, जिसके पास अपना लैंड होगा वही कहलाएगा फार्मर। और पीजेंट्स कौन होगा, जो लैंड को रेंट पे लिया है, तो उनको हम लोग पीजेंट्स बुलाते हैं। तब इसमें देखेंगे कि मिनिमम लैंड ओनरशिप क्या, क्योंकि लैंड जो इनके पास रेंट पे मिलता था उसकी भी कोई सिक्योरिटी नहीं होता था, टेन्योर नहीं होता था, उसका टेन्योर जो होता है वो फिक्स्ड नहीं होता था। नो फिक्स्ड टेन्योर, नो फिक्स्ड टेन्योर, टेन्योर का मतलब होता है ड्यूरेशन, उसके पास कितना दिन लैंड रहेगा ये भी उनको पता नहीं होता था। पता चलता आज उन्होंने आपको लैंड रेंट पे दिया है और 2 महीने 4 महीने बाद ही आपसे लैंड वापस ले लिया जाए। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने कहा कि इसके पास ऑनरशिप भी नहीं होता है, और मिनिमम इसके पास लैंड भी बहुत छोटा सा टुकड़ा इसको कल्टीवेट करने के लिए दिया जाता था, और उनके बदले में उनको रेंट देना पड़ता था। और साथ ही साथ जब अरिस्टोक्रेट को कभी उनकी पर्सनल एज ए लेबर के रूप में भी यूज पड़े तो करे, जैसे कभी कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं पर सड़कें बन रही है, तो वहाँ भी इनसे फ्री में काम करवाया जाता था। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आप देखेंगे कि इसका जो पॉपुलेशन था वो 90% पॉपुलेशन था इसका। तो ऑब्वियसली है जो अरिस्टोक्रेट था उसका 10% पॉपुलेशन होगा, और इनका 90% पॉपुलेशन था टोटल पॉपुलेशन का। अब इसमें देखेंगे कि दूसरी इंटरेस्टिंग बात क्या था कि इसके पास 10% क्या था, एसेट्स, और जबकि पॉपुलेशन कितना 90%। यहां उल्टा कर दीजिए, 10% पॉपुलेशन और जबकि 90% पूरे आपको कंट्री का एसेट्स इन्हीं के पास होता था। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये फाइनेंशियली कितना ही ज़्यादा साउंड था और कितना ही ज़्यादा ये मजबूत था। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि जो फिर अगेन एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि जो वेस्टर्न यूरोप जो मैक्सिमम लैंड होता था ना वो टेनेंट्स के द्वारा या स्मॉल लैंड ऑनर्स होते थे यहाँ पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यूरोप के किस साइड में स्मॉल लैंड ऑनर्स होते थे जिनके पास छोटे छोटे लैंड्स का टुकड़ा होता था। तो आप आसानी से इसमें ऑप्शन रहेगा तो आप वेस्टर्न यूरोप को लगाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चंस क्या पूछेगा, इन विच साइड ऑफ यूरोप द स्मॉल लैंड ऑनर्स आर देयर। तो उसमें आपको दे देगा वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, नॉर्दर्न यूरोप, साउदर्न यूरोप, तो आपको उसमें वेस्टर्न यूरोप लगाना है। तो मेरे हिसाब से ये जो लाइन है आपके लिए एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस के लेवल हो रहे हैं वो धीरे धीरे अपग्रेड होते जा रहा है, तो जिससे कि आपके एक आध दो मार्क्स यहाँ से गलतियाँ हो सकती है। नेक्स्ट जो अगला है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में जो लैंड था वो कल्टीवेटेड होता था सर्फ द्वारा। तो अब आपसे पूछ सकता है कि इन विच साइड ऑफ यूरोप द लैंड वाज कल्टीवेटेड बाय द सर्फ्स। तो यहाँ पर आपके पास एक ईस्टर्न है और दूसरा सेंट्रल यूरोप है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ एक सवाल आएगा आपका जो नॉर्मली ऑफलाइन में भी बच्चे पूछ देते हैं कि सर हु वर द सर्फ्स, सर्फ्स कौन थे। तो ये हो सकता है कि आपको 1 और 2 मार्क्स में ऐसे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी, छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो इसमें ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ क्वेश्चंस बना दिया। अ पर्सन हु वाज फोर्स्ड टू वर्क ऑन लैंड विदाउट वेजेस एंड फ्रीडम। दैट मीन्स कि ये जो पर्सन होते थे सर्फ, इनको खेतों में काम तो ज़बरदस्ती करवाया जाता था, इसमें आपकी मर्जी नहीं होती थी कि मैं करूँ या ना करूँ, बट यू हैव टू वर्क, यू हैड टू वर्क। आपको इस जो अरिस्टोक्रेट हैं, जैसा कि मैंने पहले भी डिफाइन किया था आपके लिए, कि इनको वहाँ पर जाकर के काम करना पड़ता था, और इसके लिए इनको कोई वेजेज नहीं दिया जाता था, और ना ही इसके पास कोई फ्रीडम नहीं होता था। तो यहाँ पर समझने वाले कि वेजेस का मतलब क्या हुआ, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। और फ्रीडम का मतलब क्या हुआ कि इसमें काम करने का इसके पास कोई फ्रीडम नहीं होता था, कि कितने आवर्स करेंगे, कितना आवर्स करना है, ये सब कोई चीज़ फिक्स नहीं होता था, और कब आप वहाँ से फार्म से बाहर निकल सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, ऐसा किसी भी तरह का कोई भी फ्रीडम आपके पास नहीं होता था। बिल्कुल आपको इनकी मर्जी के अकॉर्डिंगली ही चलना पड़ता था, और आपको इसी के मर्जी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें थी अभी इस स्लाइड में, और आगे देखते हैं, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब अगला देखेंगे कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो आपको 3 या 5 मार्क्स में यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि व्हाट वाज द कस्टम यूनियन और जॉल्वेरिन। तो और दूसरी चीज़ कि पूछ सकता है उसका ईयर भी कि व्हेन जॉल्वेरिन वाज एस्टेब्लिश्ड। तो इसमें आपको मान लीजिए जैसे वहाँ पर है 1834 एमसीक्यू में आ सकता है, 1835, 1833 और 1836, ऐसे कोई भी डेटा आ सकता है। तो आपका ऑप्शन ऑलवेज क्या होना चाहिए, 1834 पे आपको टिक आउट करना है और अपने ओएमआर में इसको कलर करना है।
अब यहाँ पर देखेंगे कि ये जो जोल्वेरिन है इट वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी एमसीक्यू में भी आ सकता है कि इट वाज फॉर्म एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूसिया, जोल्वेरिन वाज द इनिशिएटिव ऑफ। तो यहाँ पर आपको प्रूसिया के साथ साथ कुछ जो फेमस कंट्रीज हैं उसका नाम दे देगा, जिससे कि आप फंस सकते हैं। लाइक जैसे मान ली एक ऑस्ट्रिया हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, फ्रांस बहुत ज़्यादा यूज हुआ है, जर्मनी, और एक ऑप्शन ऑलरेडी आपके पास प्रूसिया तो है ही। तो ये आपको एमसीक्यू में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये जोल्वेरिन बना तो उसके बाद इसमें बहुत सारे जो जर्मन स्टेट्स थे, लगभग सारे जर्मन स्टेट्स भी जोल्वेरिन को ज्वाइन किया। उसके बाद इन्होंने अब काम क्या किया, जोल्वेरिन बनाने का पर्पस क्या था, तो उसमें आप नीचे देखेंगे इन्होंने क्या किया, एबोलिस्ट। एबोलिस्ट का मतलब क्या होता है, खत्म करना। एबोलिस्ट का मतलब क्या होता है, एंड। तो इन्होंने क्या किया, एंड कर दिया टैरिफ बैरियर्स को। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, सिंपल में आप समझेंगे, टैक्सेस। टैरिफ बैरियर्स क्या होता है कि टैक्सेस को इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोप में एक शहर से दूसरे शहर, जैसे कि थोड़ा सा अगर आपको मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, तो यूरोप के साथ क्या था कहानी कि आप अगर एक उसमें शहर है जिसका नाम है हैब्सबर्ग और दूसरा है न्यूरेमबर्ग, हैब्सबर्ग न्यूरेमबर्ग। अब अगर यहां से कोई ट्रेड करने के लिए यहां जाता तो टोटल 11 टाइम्स इनको टैक्सेस देना पड़ता था, हर टाइम 5% टैक्सेस था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई सामान 100 रुपये का है तो वो जाकर के फाइनली न्यूरेमबर्ग में 150 रुपये का हो जाएगा। और इकोनॉमिक्स में क्या कहता है कि अगर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो उसका डिमांड क्या होगा, घटेगा। तो इससे जितने भी मर्चेंट्स थे उनको बेनिफिट नहीं हो रहा था, और धीरे धीरे उसका जो ट्रेड था वो फ्लरिश नहीं हो पा रहा था, और स्पेसिफिक एरिया में ही वो सिमट के रह जाता था। तो उन्होंने सोचा कि अगर टैरिफ बैरियर्स को घटा देते हैं तो अब यहाँ पर सिचुएशन उल्टा हो जाएगा। उल्टा क्या हो जाएगा, प्राइस कम तो डिमांड ज़्यादा, और जब प्राइस कम और डिमांड ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो मर्चेंट्स क्लास हैं उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जो बिजनेसमैन है उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो उन्होंने ही मिलकर के एक्चुअली कस्टम यूनियन और जोल्वेरिन बनाया था कि जितने भी ट्रेड में ऑब्स्टेकल्स हैं, जो बाधाएं हैं, जो रुकावट है, उन सारे ऑब्स्टेकल्स को ख़त्म किया जाए। उसके बाद अगली चीज क्या थी कि उस समय भी यूरोप्स में आप देखेंगे कि लगभग 30 टाइप्स ऑफ करेंसी चल रहा था। तो आप देखेंगे कि जितने अगर मल्टीपल टाइप्स आप यहाँ से इंडिया से बाहर किसी देशों में यहाँ तक कि घूमने के लिए चले जाइए तो आपको करेंसी को लेकर के कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कतें आएगी और बड़ा ही मुश्किल होगा आपको, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कितना, जैसे बगल में नेपाल चले जाइए तो काफ़ी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। तो इन्होंने अगला चीज़ बहुत बढ़िया क्या किया कि इन्होंने करेंसीज का नंबर्स को घटाया और 30 से 2 कर दिया। अब सिर्फ पूरे यूरोप में 2 ही करेंसी चलेगा। तो ऑब्वियसली है ये भी क्या करेगा कि ट्रेड को इन्हांस करेगा, बूस्ट करेगा, जिससे जो ट्रेड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड करेगा, जिससे जो बिजनेस क्लास और मर्चेंट क्लास हैं वो काफ़ी बेनिफिटेड होंगे और काफ़ी उसका बेहतर होगा। अब दूसरा चीज़ देखेंगे कि फोस्टर नेटवर्क ऑफ रेलवेज। इन्होंने क्या किया कि रेलवेज के इस्टेब्लिशमेंट पर, कंस्ट्रक्शन पे जोर दिया, और उनका मानना था कि ये क्या करेगा, इन्हांस, बढ़ाएगा स्पीड, क्या चीज़ को, मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह चीज़ों को भेजना, और क्या भेजना है, गुड्स एंड कैपिटल्स। तो मैंने इस पे भी, गुड्स एंड कैपिटल्स पे भी आपको पहले या दूसरे क्लास में मैंने डिस्कस किया है कि जो गुड्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, और कैसे जो रेलवेज या जो हमारा नेटवर्क होता था, कम्युनिकेशंस होता है, वो किस तरीके से ट्रेड में हमें हेल्पफुल होता है, और जिसकी वजह से ट्रेडर्स और मर्चेंट्स को काफ़ी मदद मिलती है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा एक नया चीज़, वो है न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। आफ्टर 1815 फिर से एक कंजर्वेटिव्स आते हैं और उनका रोल शुरू होता है। तब यहाँ एक सवाल आता है कि अगेन सर हु वर कंजर्वेटिव्स। तो ये भी आपको 2 और 3 में आ सकता है कि कंजर्वेटिव्स कौन है, और अगर उनके साथ उन्होंने ये ऐड कर दिया फिलोसफी एंड फीचर ऑफ कंजर्वेटिव्स, तो फिर तो आपको ये 5 मार्क्स में भी आ जाएंगे। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि अगर इन दोनों को ऐड करके क्वेश्चंस पूछा जाता है तो ये आपके मोस्ट प्रोबेबली 5 मार्क्स में आएंगे। तो इन्होंने, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी से ये लाइन लिया है कि जो कंजर्वेटिव्स क्या है, ये एक फिलॉसफी है। कैसा फिलॉसफी, पॉलिटिकल फिलॉसफी है। फिलॉसफी का मतलब क्या हुआ, एक आइडियोलॉजी, एक आइडियाज। तो ये किस टाइप का आइडियाज है, तो आप इसमें देखेंगे, इसको पूरा लिखा हुआ है कि स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, ओल्ड ट्रेडिशन एंड एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन, कस्टम्स एंड प्रीफर्ड ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू क्विक चेंज। दैट मीन्स कि ये क्या चाहते हैं कि क्विक चेंज सोसाइटी में नो हो, नो क्विक चेंज, नो क्विक चेंज।
तो ये कैसी चेंज की बात कर रहा है? ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब क्या हुआ? स्लोली चेंज हो। कैसा चेंज हो? स्लोली चेंज हो। तो इन्होंने क्या किया कि जो कंजर्वेटिव्स हैं, सिंपली सी बात आप कह सकते हैं, कंजर्वेटिव्स कौन? जो ओल्ड थॉट्स के हो, ऑल थॉट्स के। फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर मैं बोलूँ आपको, दो आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है लिबरल, दूसरा कंजर्वेटिव्स। जैसे अगर हम लोग आज यंग जनरेशन बात करें कि क्या हमें इंटरकास्ट मैरिज करना चाहिए, तो ऑब्वियसली बोलोगे सर यस सर, क्या दिक्कत है, हम लोग दोनों साथ रहेंगे, दूसरे को पसंद करते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अगर इस आइडियोलॉजी के साथ हैं, तो जो न्यू आइडिया हुआ कि नहीं हमें अब कास्ट बैरियर को ख़त्म करना है और किसी भी कास्ट में हम लोगों को शादी करना चाहिए, दैट इज़ द लिबरल्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कि लिबरल्स, जो कि ओल्ड आइडियोलॉजी को पसंद करता हो, सॉरी न्यू आइडियाज को पसंद करता हो कि नहीं इंटरकास्ट मैरिज इज ओके। लेकिन अगर वहीं पर हम लोग अपने पेरेंट्स या दादा परदादा के पास जाएं, तो सीधे इस बात को वो डिनाई कर देंगे कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं करने देंगे, अपने कास्ट में करो, अच्छी बात है। तो इसी को बोलते हैं कंजर्वेटिव्स। दैट मीन्स कि कंजर्वेटिव्स जो पुराने थॉट्स को, पुराने ट्रेडिशन को कोई बदलाव ना चाहता हो, जो हमारे दादा परदादा या एंसेस्टर से चला आ रहा है सिस्टम्स, वही सिस्टम्स को का जो फॉलोवर होगा वो कहलाएगा कंजर्वेटिव्स। और जो न्यू चेंजेस की बात करेगा वो हो गया लिबरल्स। ठीक है, अब इसमें देखेंगे, और ग्रेजुअल डेवलपमेंट, ये स्लोली डेवलपमेंट। ठीक है, ये कह रहे हैं कि नहीं बदलाव सोसाइटी में होनी चाहिए बट स्लोली होनी चाहिए। जैसे कल तक हम लोग एक कास्ट दूसरे कास्ट से मिंगल भी नहीं होते थे, एक साथ उठना बैठना नहीं होता था, एक साथ खाना पीना नहीं होता था। इनका कहना है कि ठीक है अब मिलो जुलो, साथ में बैठो, खाना पीना खाओ, लेकिन शादी तक बात नहीं। तो ये हो गया क्या? ग्रेजुअल चेंज, कि धीरे धीरे हो सकता है उसके बाद वो भी हो जाए। तो अब देखेंगे कि फिलॉसफी, आपको क्वेश्चंस आजकल थोड़ा सा क्या होता है ना कि बोर्ड में थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर कर देता है और हम फंस जाते हैं और हमारे लिए आंसर को लिख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, टफ लगने लगता है। जैसे यहाँ पर फीचर्स ऑफ कंजर्वेटिव्स बोला तो आप लिख लोगे, फिलॉसफी पूछ दे तो आप फंस जाओगे। तो आइए इसमें देखिएगा कि आफ्टर डिफीट ऑफ नेपोलियन, जब नेपोलियन की हार हो जाती है 1815 में, तो उसके बाद, इस पर भी मैंने काफ़ी अच्छा आपके लिए वीडियो बना रखा है 1815 में, तो उसके बाद यूरोपियन गवर्नमेंट गाइडेड बाय कंजर्वेटिव। दैट मीन्स कि अब यूरोप में सरकार किसकी बन जाती है? कंजर्वेटिव्स की बन जाती है। ठीक है, और कंजर्वेटिव्स कौन है? जो ओल्ड थॉट को पसंद करता हो। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि अगेन ये किसको प्रीफर करेगा? कि मोनार्क, है ना, ये मोनार्क को प्रीफर करेगा कि अब फिर से कैसा होना चाहिए रूल, किसके अंदर? मोनार्क के अंदर। और ये डेमोक्रेसी को क्या करेगा? डिनाई करेगा। ठीक है, कि कोई डेमोक्रेसी नहीं, तो किसका रूल होना चाहिए? मोनार्क का हो गया। तो ऐसा ही कुछ 1815 के बाद हुआ। अब देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या चीज को वैल्यू दिया है। तो फिर मोनार्क को, जैसा मैंने बोल दिया, चर्च की सुपरमेसी था यहाँ पर, फर्स्ट स्टेट सेकंड स्टेट जो फ्रांस में था, आपको याद होगा। उसके बाद सोशल हेरारकी, दैट मीन्स कि जो बड़ा एंड छोटा, इक्वालिटी ना हो। सोशल हेरारकी का मतलब क्या हुआ? नो इक्वालिटी। सोशल हायरार्की का मतलब क्या हो गया? नो इक्वालिटी। ओल्ड ट्रेडिशन को फोकस करेगा ये, प्रॉपर्टी एंड फैमिली को प्रिजर्वेशन करेगा। दूसरी तरफ जो ये था, आपको क्या बोलते हैं इसको? लिबरल्स। ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी क्या हो? कि प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो। ये प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि प्रॉपर्टी किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का होना चाहिए प्रॉपर्टी। लेकिन ये क्या चाहते हैं कि नहीं, पर्सनल आदमी के पास प्रॉपर्टी रहेगा। और फैमिली प्रिजर्वेशन का मतलब क्या हुआ? कि अगेन राजा का बेटा राजा बनेगा, नोबल के बेटे को प्रिविलेजेस रहेगा, वही बड़े बड़े नौकरी में जाएंगे, बड़े बड़े जॉब्स में जाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट में जाएंगे। फैमिली प्रिजर्वेशन का मतलब ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे इसका और पर्पस क्या था? स्ट्रेंथन ऑटोक्रेटिक मोनार्क, जो पहले हम लोगों ने डिस्कस कर रखा। ऑटोक्रेटिक मोनार्क, ऑटोक्रेटिक का मोनार्क क्या हो गया? जो अनकंट्रोल्ड हो। ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या हो गया? अनकंट्रोल्ड, जिसपे किसी तरह का कोई कंट्रोल ना हो। दैट मीन्स कि जो पावर होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा सिंगल हैंड में। सिर्फ यहाँ पर जो होगा पावरफुल वो होगा राजा, और राजा जो डिसीजन लेंगे वो सबको मानना है। इसमें कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई पार्लियामेंट के मेंबर्स को किसी भी तरह का कोई भी प्रिविलेजेस नहीं था कि इस पर डिस्कशन करे, डिबेट करे। बस मोनार्क को आना था और उनको सीधा स्टेटमेंट दे देना था कि ये आज से रूल होगा तो रूल होगा। ऐसा ही कुछ था इसमें। और डायनामिक इकोनॉमीज, हाँ, लेकिन इकोनॉमीज को ये प्रिजर्वेशन, सॉरी, एंड ऑटोक्रेटिक मोनार्क। मॉडर्न आर्मीज, अब इसके पास मॉडर्न आर्मी चाहिए, ताकि अगर जैसे ही फिर ऑटोक्रेटिक मोनार्क होगा, लोगों को प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएगा। फिर से यहाँ पर जो दिक्कतें हैं, लोगों का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो खराब हो जाएगा, फिर सब्सिस्टेंस क्राइसिस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो सब्सिस्टेंस क्राइसिस को मैंने भी डिफाइन कर रखा है पहले वीडियो में। ठीक है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ जाएगा। और फिर इसके लिए क्या करेंगे कि फिर पब्लिक
हंगामा करेगा, जो पीजेंट्स की पॉपुलेशन तो ज़्यादा उसी का है 90%, वो फिर से हंगामा करेंगे तो मोनार्क को खतरा हो सकता है और फिर ऑटोक्रेटिक मोनार्क कन्वर्ट हो सकता है किसमें, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक में। इसके लिए ये क्या चाहते हैं कि मॉडर्न आर्मीज, एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, जो ऑफिसर्स हो काफ़ी योग्य हो, टैलेंटेड हो, ताकि अगर किसी भी तरह का पीजेंट्स के द्वारा कोई भी डिमांड को उठाया जाता है, वो रिवोल्ट अगर करना चाहे तो उसको आसानी से हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। और डायनामिक इकोनॉमीज, हाँ, लेकिन ये इकोनॉमीज को डायनामिक अलग अलग चीज़ों को इंक्लूड करना चाहते हैं, ट्रेड वगैरह को, ताकि और भी ज़्यादा जो नोबल वगैरह है वो फ्लरिश कर सके, उसका कंडीशन और भी बेहतर हो। और लेकिन इसका इन्होंने एक चीज़ पे जोर दिया कि जो फ्यूडलिज्म है ये ख़त्म होना चाहिए और सर्फडम जो है वो भी आपको वर कंसिडर क्रूशियल। ठीक है, तो सर्फडम और फ्यूडलिज्म को ये क्या करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और ये दोनों वर्ड्स का मैंने काफ़ी अच्छे इसी तरीके से मैंने इसको डिफाइन कर रखा है पहले वाले वीडियो में, तो आप वहाँ देखेंगे तो आसानी से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो।